कुछ टर्म्स आप लिख लो आगे बढ़ने से पहले। टर्म्स, ओके, मैं टर्म्स बता रहा हूं आपको, आप लिखते जाओ। बेटा पहले है आपका हेवनली बॉडी, हेवनली बॉडी, HEAVENLY, हेवनली बॉडी, ओके। यस सर। फिर दूसरा है आपका सेकंड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, ASTRONOMICAL, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, ASTRONOMICAL, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। लिख लिया बेटा? यस सर। यस सर। एस्ट्रॉइड, एस्ट्रॉइड, ASTEROID, एस्ट्रॉइड, ASTEROID, एस्ट्रॉइड। कॉमेट्स, COMETS, कॉमेट्स, COMETS, कॉमेट्स। लिख लिया बेटा कॉमेट्स? यस सर। यस सर। मीटियोर, METEOR, मीटियोर। विकास एक मिनट। मीटियोराइट्स। विकास, हाँ बोलो। ये टीवी किसके यहाँ चल रहा है? टीवी तो इन्हीं में से किसी के यहाँ चल रहा होगा, अभी हल्की आवाज आ रही है। वही मैं कह रहा बेटा, प्लीज वही ये मैंने टीवी इन्हें बंद पहले ही करो। बोल दिया था कि थोड़ा जो है हाँ, डिस्टर्बेंस समझने मत के करो, लिए औरों को कंसंट्रेशन दिक्कत हो चाहिए। जाएगी। हाँ, ये हटाओ, ये टीवी किसके यहाँ चल रहा है? रूम बेटा चेंज ये करो या टीवी बंद करो टीवी टीवी। आप अलग रूम में आ जाओ ना। ये टीवी बंद करो प्लीज। हाँ हो गया बंद, चलो। हाँ, मीटियोराइट्स, METEORITES, मीटियोराइट्स। नेब्यूला, NEBULAE, नेब्यूला। ओरियन आर्म, ओरियन, बेटा इतना क्लियर हो गया अभी? यस सर। ओरियन आर्म, ORION, ओरियन। ARM, आर्म, ओरियन आर्म, ओके। नेक्स्ट इज लाइट ईयर, LIGST, लाइट, LIGST, लाइट, YEAR, ईयर, लाइट ईयर। और भी कुछ चीजें आएंगी इसमें जो कि आपको ढूंढनी है और खुद लिखनी है, पर इन सारे पॉइंट के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ने से पहले इनके बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले क्या था, सबसे पहले आपका हेवनली बॉडी है। हेवनली बॉडी, हेवनली बॉडी, या फिर आप इसे बोलते हो कैलेस्ट्रियल बॉडी या फिर हेवनली बॉडी। हेवनली बॉडी या कैलेस्ट्रियल बॉडी कोई भी ऐसा हमारे पास ऑब्जेक्ट हो सकता है, नेचुरल ऑब्जेक्ट आउटसाइड द अर्थ, अर्थ के बाहर सोलर सिस्टम में कोई भी ऑब्जेक्ट जो है नेचुरल ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, उसे क्या बोलेंगे? हेवनली बॉडी बोलेंगे, या फिर कैलेस्ट्रियल बॉडी या हेवनली बॉडी बोलेंगे। कोई भी ऐसा आपका नेचुरल फिजिकल ऑब्जेक्ट outside the surface of earth, मतलब in space in our solar system is called celestial body or heavenly body। क्लियर हो गया बेटा ये? एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट ये होते हैं कि जो एस्ट्रोनॉमर्स जो होते हैं, जिन ऑब्जेक्ट्स को स्पेस में देखते हैं, यहाँ से देखेंगे तो आपके स्पेस में सोलर सिस्टम में जो चीजें हैं उन्हें ही देखेंगे ना, या सोलर सिस्टम में, सोलर सिस्टम के बाहर भी जिन चीजों को, जिन भी ऑब्जेक्ट्स को, चाहे वो एस्ट्रॉइड हो, चाहे वो कॉमेट्स हो, चाहे वो दूसरे प्लैनेट्स हो, स्टार्स हो, वो सारे ऑब्जेक्ट आपके क्या कहलाते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट हैं जिन्हें एस्ट्रोनॉमर्स देखते हैं due to the study, for the study of साइंस ऑफ एटमॉस्फेयर कह सकते हैं, साइंस ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स की साइंस को समझने के लिए जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं, जिन ऑब्जेक्ट को देखते हैं स्पेस में, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट आपके एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। आपको ये डेफिनेशन अपने वर्ड में इंग्लिश में ढूंढ के खुद लिखनी है। इज इट क्लियर? साहिल राणा, यस सर।
बेटा समझ में आ गया? ये डेफिनेशन आपको ढूंढ के लिखनी है, मैं बस आपको हिंदी में रफ आइडिया दे रहा हूँ इसके बारे में बस। ओके यस सर। ठीक है बेटा। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? वंश बताएगा एस्टेरॉइड के बारे में, कुछ पता है? एस्टेरॉइड यस सर। क्या होते हैं बेटा? एस्टेरॉइड Sir, asteroids are those objects that are made up of gases, rocks, etc. हाँ, एस्टेरॉइड आपके ऐसे ही छोटे ऑब्जेक्ट हो, दे आर नॉट वेरी बिग ऑब्जेक्ट, दे आर नॉट एज बिग एज अ प्लेनेट। ये प्लेनेट के जितने बड़े नहीं होते, उनसे छोटे होते हैं, या कुछ जो होते हैं वो प्लेनेट के साइज के भी होते हैं कुछ, लेकिन अदरवाइज ये प्लेनेट से छोटे होते हैं। लेकिन ये प्लेनेट नहीं है, लेकिन ये भी और प्लेनेट की तरह क्या कर रहे हैं? सन के अराउंड मूव कर रहे हैं एक फिक्स ऑर्बिट में। सन के अराउंड एक ऑर्बिट में लगातार मूव कर रहे हैं हमारे सोलर सिस्टम में, ड्यू टू ग्रेविटेशन पुल, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सन। सन के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये भी क्या कर रहे हैं? ये भी उसी तरह से प्लेनेट की तरह ही एक ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, लेकिन ये प्लेनेट नहीं है, ये पीसेस ऑफ रॉक, डस्ट और ये सब चीजों के पीसेस हैं ये, एंड दे आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स। ओके, दे आर कॉल्ड एस्टेरॉइड, जो कि रॉक्स के बने होते हैं, बड़े बड़े क्रेटर्स के, बड़े बड़े रॉक्स के इनमें क्रेटर्स गड्ढे प्रेजेंट होते हैं, और यही ऑब्जेक्ट, ये प्लैनेट्स नहीं है। और ये भी और प्लैनेट की तरह सन के चारों तरफ मूव करते हैं या रिवॉल्व करते हैं इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। ओके, बट दे आर नॉट अ प्लैनेट, दे आर कॉल्ड एस्टेरॉइड, क्योंकि इनका साइज बहुत ही छोटा होता है। कहीं ऐसे होते हैं जो माइक्रोस्कोपिक डस्ट पार्टिकल के जितने छोटे भी हैं, और कोई बहुत बड़े भी हैं, लगभग प्लैनेट के साइज के। ओके, बट दे आर नॉट कॉल्ड एज अ प्लैनेट, they are called asteroid. They are freely move, they are moving in a fixed orbit around the sun like other planets. Okay, समझ में आ गया बेटा एस्ट्रॉइड क्या है? एस्ट्रॉइड Yes, sir. प्लैनेट की तरह प्लैनेट्स नहीं है, लेकिन ये भी हमारे पास ऐसे रॉक, ऐसे डेब्रिस, ऐसे आपके बड़े बड़े रॉक्स जो कि क्या कर रहे हैं? सन के चारों तरफ प्लैनेट की तरह ही बिल्कुल मूव कर रहे हैं अराउंड इट इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। ओके, तो नेक्स्ट आता है आपका मीटियोर। यू नो अबाउट मीटियोर एंड मीटियोराइट। मीटियोर और मीटियोराइट पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कॉमेट्स के बारे में। व्हाट आर कॉमेट? आदित्य तड़ियाल, आदित्य तड़ियाल बेटा आवाज आ रही है? बेटा मैंने कहा कॉमेट्स के बारे में आपको पता है? हाँ हल्की हल्की आ रही है। हाँ ठीक है, आ रही है ना? कमेंट बता दो सर। कमेंट्स सर ये लिखा हुआ है सर, दे आर मेड अप ऑफ फ्रोजन गैसेस। बिल्कुल ठीक है, एक हद तक ठीक है, सही है। देखा जाए तो इसके बारे में यही है कि ये किसके बने होते हैं? आइजी बॉडीज या फ्रोजन आइजी बॉडीज के बने होते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास काफी सारी गैसेस और डस्ट भी प्रेजेंट होती हैं उसके साथ, और जो गैसेस और डस्ट मिलने के बाद इसको क्या बना देती हैं? इसकी शेप को बहुत ही बड़ा कर देती हैं। ये 100 कुछ किलोमीटर लंबे भी हो सकते हैं आपके कॉमेट्स। कॉमेट्स भी सन के अराउंड मूव करते हैं। देखा जाए तो एक सबसे बड़े अगर कॉमेट का नाम लें तो हेले कॉमेट के बारे में आपने सुना तो नहीं होगा, पर अभी सुन लो। कॉमेट, जितने भी कॉमेट्स हैं उनमें अर्थ से दिखने वाला जो एकमात्र विजिबल कॉमेट है जिसे देखा जा सकता है यहाँ से, और जो दिखता है लगभग 76 ईयर में एक बार दिखता है, वो आपका एक कॉमेट है हेले कॉमेट। ये दिखा था 1986 में। 1986 में ये कॉमेट दिखा था। अब इसी के 76 साल बाद ये दोबारा दिखेगा। 76 साल बाद का मतलब आप मान लो 2062 ईयर जब होगा तब ये दिखेगा हेले कॉमेट। 76 साल में एक बार दिखता है। अर्थ से नेकेड आई से दिखने वाला एकमात्र जो कॉमेट आपका है वो है हेले कॉमेट, जो कि 76 साल में एक बार दिखता है, और ये 1986 में दिखा था हेले कॉमेट। ओके, अब ये तो एक एग्जांपल था कॉमेट का, वन सिंबल। बेटा एग्जांपल पता लगा? कॉमेट का नाम क्या है? हेले कॉमेट। हेले कॉमेट 76 साल में, 76 ईयर में एक बार दिखता है। 1986 में दिखा था, और उसके बाद अब ये 2062 में दिखेगा। मतलब एक पर्सन अपनी लाइफ में, पूरी लाइफ में से 2 बार देख सकता है। अगर वो 100 साल पूरा जिए तो अपनी लाइफ में वो 2 बार इस कॉमेट को देख सकता है। ओके, और कॉमेट है क्या? जैसे बताया कि कॉमेट बनते किससे? फ्रोजन गैसेस से,
डस्ट से मिलके, फ्रोजन गैस से मिलके ये बनते हैं। लेकिन जब ये सोलर सिस्टम के पास आते हैं या सन के, हमारे सन के बहुत ज्यादा पास आते हैं, तो सोलर रेडिएशन की वजह से इसकी टेल नजर आती है हमें, बहुत बड़ी टेल नजर आती है, और ये चमकता हुआ हमें नजर आता है बहुत दूर से देखने पर। नेकेड आई से भी एक कॉमेट जो दिख जाता है वो आपका कौन सा है? हेले कॉमेट। लेकिन इसकी प्रॉपर डेफिनेशन और बढ़िया से आप ढूंढ कर अपने वर्ड में लिखना, खुद ढूंढ कर, इसलिए लिखा है आपको। ओके, कॉमेट इज मेड अप ऑफ फ्रोजन गैसेस, फ्रोजन ice bodies, and also made up of dust particles and dust clouds also. Okay, now अब ये कोई मुझे ये बताएगा कि मिटियोर में और मिटियोराइट्स में क्या फर्क है, अगर आपको पता है। मिटियोर एंड मिटियोराइट्स, एनीवन? सर कैन आरक्षित? सर मीटियोराइट्स जो एस्ट्रॉइड में रहते हैं और मीटियोर जो वेपराइज हो जाते हैं अर्थ में आने में। बिल्कुल, अब बिल्कुल सही है। देखो, जो मिटियोर और मिटियोराइट्स हैं उन्हें समझना है तो पहले तो हमें एक रफ आइडिया लेना पड़ेगा कि मान लो कि स्पेस में, सोलर सिस्टम में ही किसी भी कारणवश, किसी भी डिस्टरबेंस की वजह से दो एस्ट्रॉइड आपस में टकरा जाएं, अगर मान लेते हैं, ठीक है, एस्ट्रॉइड आपस में टकरा जाएं, या कोई स्टार, या कह सकते हैं जो आपका कोई कॉमेट है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे, बड़े बड़े रॉक्स के पीसेस होंगे, वो उस डिस्टरबेंस की वजह से अर्थ के सरफेस में एंटर कर सकते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर सकते हैं। जब वो ऊपर से अर्थ के सरफेस में गिरते हैं तो सरफेस में टकराने से पहले ही वो क्या हो जाते हैं, वो बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट होने के बाद वो वेपराइज हो जाते हैं, जल के बर्न होकर एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद इतने प्रेशर की वजह से वो जल कर बर्न होने के बाद क्या हो जाते हैं, वेपराइज हो जाते हैं। अगर ऐसा होता है तो हमें ये नजर आते हैं शूटिंग स्टार्स की तरह, और इन शूटिंग स्टार्स को हम रात के समय में भी और कई बार देखा भी गया है अर्थ में, और इन शूटिंग स्टार्स को ये क्या बोलते हैं, मिटियोर्स बोला जाता है। समझ में आ गया? किसी डिस्टरबेंस की वजह से जो आपके सोलर सिस्टम में होगा, और कोई एस्ट्रॉइड किसी वजह से, या कोई रॉक्स या एस्ट्रॉइड आपस में टकरा जाए, तो टकराने के बाद जब वो डिस्ट्रॉय होंगे, कोलैप्स होंगे, तो टूटने के बाद वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर सकते हैं। और जबकि अर्थ के एटमॉस्फेयर में वो हैवी रॉक एंटर करते हैं, तो अर्थ के टेम्परेचर, प्रेशर की वजह से जब वो नीचे आ रहे होते हैं तो वो पूरी तरह से बर्न होने के बाद क्या हो जाते हैं, अगर वेपराइज हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय, तो उन्हें हम बोलते हैं मिटियोर या फिर शूटिंग स्टार। क्लियर हो गया बेटा? ये क्लियर हो गया? ओके, लेकिन अब बात आती है मेटियोराइट की। लेकिन अगर यही जो स्टोन से बड़े बड़े ब्रेक होने के बाद जब अर्थ के एटमॉस्फेयर, कौन कुछ पूछ रहा था बेटा? क्या डाउट है? हेलो, नहीं डाउट? तो वो अर्थ में आते हैं क्या? हाँ, और हॉट प्लैनेट्स में नहीं जा सकते? हाँ बेटा आदित्य बताओ, चलो कुछ क्वेश्चन तो आया तुम्हारी तरफ से, बोलो बेटा। सर वो अर्थ में आते हैं, हॉट प्लैनेट्स में भी नहीं जाते? हाँ, अब तुम्हारी बात भी सही है कि जब आपके जो दो एस्ट्रॉइड्स होते हैं, या कोई ऐसे एस्ट्रॉइड या फिर कॉमेट भी टूटेगा, बाय चांस कॉमेट भी किसी डिस्टरबेंस की वजह से एस्ट्रॉइड ब्रेक हो गया, या कॉमेट से कोई और रॉक्स ऐसे ब्रेक हो गए स्पेस में, तो सोलर सिस्टम में, तो ब्रेक होने के बाद वो क्या करते हैं, अभी तो जैसे वो घूम रहे थे वो अपने पास में घूमेंगे, लेकिन किसी डिस्टरबेंस की वजह से जब वो आपस में टकरा जाते हैं और तो कोलैप्स होते हैं, तो क्या कर देते हैं, बियॉन्ड द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन के ग्रेविटेशनल पुल, और जिस पाथ में वो पहले घूम रहे थे उस पाथ को उस समय वो छोड़ देंगे पाथ को, जिस पाथ में वो पहले घूम रहे थे, कोलैप्स होने की वजह से। जब उस पाथ को छोड़ेंगे तो हो सकता है वो स्पेस में कहीं भी चले जाएं, लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो क्या करें, वो उस फोर्स की वजह से टकराने के बाद, टूटने के बाद जो फोर्स डेवलप होगा उससे वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाए। सारे तो नहीं गिरते, नहीं तो यहाँ तो रोज ही गिरते रहते हैं, ऐसा तो नहीं है। कई सारे ऐसे भी पीसेस हैं, ऐसे भी कोलैप्स होने के बाद पीसेस हैं रॉक्स के जो स्पेस में ही प्रेजेंट हैं, फ्लोट हो रहे हैं उसमें, लेकिन कुछ ऐसे पीसेस भी हैं जो गलती से या किसी भी वजह से अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं कोलैप्स होने के बाद। जब वो एंटर करते हैं तो अर्थ के सरफेस में गिरने से पहले ही
वो पूरी तरह से टेम्परेचर प्रेशर की वजह से जलते हुए बर्न होते हुए नजर आते हैं और दे आर कॉल्ड एज अ शूटिंग स्टार। अर्थ के सरफेस में गिरने से पहले वो वेपराइज हो जाते हैं और दे एट दैट टाइम दे आर नोन एज मीटियोर्स। अर्थ के सरफेस में गिरने से पहले वो पूरी तरह से वेपराइज हो गए, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड मीटियोर्स। मीटियोराइट्स ऐसे ही रॉक्स, ऐसे ही पीसेस जब अर्थ के सरफेस में गिरते हैं, एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, लेकिन वो बहुत बड़े होते हैं, इसलिए वो पीसेस में ब्रेक होने के बाद वेपराइज नहीं हो पाते। वो एक्चुअल में अर्थ के सरफेस में पहुंचते हैं और स्ट्राइक करते हैं और गिरने के बाद नुकसान भी पहुंचाते हैं, वो कहलाते हैं मीटियोराइट्स। आज की डेट में भी कई ऐसी बड़ी बड़ी आपने रिवर्स देखी होंगी जो कि ट्रेंच में, जिनमें बहुत ज्यादा गहराई है, डेप्थ है। वो गहराई नेचुरली अपने आप तो नहीं आई है, वो इसीलिए आई है कि आज से कई लाखों साल पहले, हजारों साल पहले कोई ना कोई मीटियोराइट्स वहां पे गिरा होगा, जिसकी वजह से इतने बड़े गड्ढे हो गए जो किसी इंसान के द्वारा बना पाना पॉसिबल ही नहीं है। मतलब कभी ना कभी वहां पे मीटियोराइट्स के प्रमाण मिलते हैं कि गिरे होंगे। ओके, हाँ आदित्य तड़ियाल, आदित्य सर। बेटा ये क्लियर हो गया ये? सर अभी डाउट है तो पूछ लो इसमें भी। नो सर नहीं है। आदित्य समझ में आ गया मीटियोर क्या है, मीटियोराइट्स क्या है और ये कैसे पहुंचते हैं अर्थ के सरफेस में? क्लियर हो गया ये? यस सर। ओके, अभी बेटा एक दो डेफिनेशन और है। लाइट Yes, ईयर की sir. डेफिनेशन मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि लाइट ईयर मैंने बता दिया था। अगर किसी को पूछनी है अभी भी लाइट ईयर तो आप बता सकते हो, ऐसे दोबारा बता देंगे। किसी को पूछनी है लाइट ईयर की डेफिनेशन? नेबुला का। नेबुला, हाँ बस ये आखिरी है, इसके बाद आप खुद ही इसको लिखोगे की टर्म्स की तरफ, खुद ढूंढ के अच्छी सी डेफिनेशन। यार डायग्राम बनाना हो तो डायग्राम भी बनाओगे। ओके ठीक है वंश? सर ओके बेटा, नेबुला क्या है? नेबुला सन। अभी यूनिवर्स कैसे बना है, यूनिवर्स की शुरुआत कहाँ से हुई, ये तो मैंने थोड़ा बहुत आपको बता दिया था। यूनिवर्स के बारे में थोड़ा बहुत, सब कुछ तो वैसे भी नहीं डिस्कस कर सकते हैं अभी भी। पर नेबुला, नेबुला सन जो है वो तब बनता है जब नेबुला कोलैप्स होता है। पर पहले तो नेबुला है क्या, ये क्वेश्चन है। नेबुला स्पेस में देखने पर, एस्ट्रोनॉमर जब आप बड़े बड़े टेलीस्कोप से जब स्पेस को देखते हैं तो स्पेस में देखने पर स्पेस में एक ऐसा बहुत बड़ा पोर्शन नजर आता है जो कि लाइट का है, जिसमें लाइट ही लाइट प्रेजेंट है। वहां पे मास भी है, वहां पर लाइट भी है, वहां पे क्लाउड ऑफ मास में बहुत बड़ा मास भी है और साथ में लाइट प्रेजेंट है। वहां पे लाइट नजर आती है बहुत बड़े डिस्टेंस तक। और यही जो पार्ट है जहाँ पे लाइट भी प्रेजेंट होती है आपकी और मास प्रेजेंट होता है, इस पर्टिकुलर रीजन को, इस पर्टिकुलर पार्ट को स्पेस में एक नाम दे दिया जाता है नेबुला। ओके, नेबुला आपका वो बहुत बड़ा पोर्शन है जो कि स्पेस में जब देखा जाता है तो स्पेस में देखने पर, ऑब्जर्व करने पर हमें एक ऐसा पोर्शन नजर आता है जो कि जिसमें स्टार नहीं है लेकिन बहुत बड़ी लाइट हमें वहां पे नजर आती है, लाइट नजर आती है उस स्पेस में। और लाइट के साथ साथ वहां पे बहुत ज्यादा मास प्रेजेंट है। जब ये नेबुला जो होता है किसी भी वजह से, किसी भी डिस्टरबेंस की वजह से, ये बहुत बड़ा मास और लाइट वाला पार्ट जिसमें बहुत ज्यादा लाइट प्रेजेंट है, एमिट करती हुई लाइट प्रेजेंट है, तो प्रोब होता है या कोलैप्स होता है। तो इस नेबुला के कोलैप्स होने के बाद ही आपका बनता है सन। नेबुला, इसका मतलब नेबुला की इंपॉर्टेंस आपके लिए क्या है? आपको नेबुला के बारे में सिर्फ इतना पता होना चाहिए, नेबुला जो होता है, सन इज फॉर्म्ड ड्यू टू द कोलिजन ऑफ या कोलैप्स ऑफ नेबुला। नेबुला के कोलैप्स होने के बाद, टूटने के बाद ही किसका फॉर्मेशन होता है? सन का फॉर्मेशन होता है। नेबुला के कोलैप्स होने के बाद ही, टूटने के बाद ही किसका फॉर्मेशन होता है? सन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन नेबुला अकेले क्या है? नेबुला एक बहुत बड़ा पार्ट है स्पेस में जहां पे आपको बहुत सारी लाइट नजर आएगी। वो लाइट स्टार्स नहीं होंगे, उसमें बहुत ज्यादा मास प्रेजेंट होगा, लेकिन किसी भी डिस्टर्बेंस की वजह से, जब वो कोलैप्स होता है तो कोलैप्स होने के बाद वो क्या बना देता है? सन बना देता है। क्या बना देता है? और इंग्लिश, ये तो सिंपल वर्ड में था बेटा, इंग्लिश में आप इसकी और बढ़िया डेफिनेशन देखोगे, मतलब बढ़िया क्या आपको समझ में आनी चाहिए, मेन यही है जो मैंने बताया। पर की टर्म्स है तो आप इसके बारे में जितना ज्यादा लिख सको उतना अच्छा है। कुछ की टर्म्स तो मैंने आपको लिखवा दिए हैं। ये टर्म्स क्लियर हो गए? ओरियन आर्म। हाँ बेटा, हाँ, ओरियन आर्म, यस, ओरियन आर्म। आवाज आ रही है मेरी? ओके, ओरियन आर्म, मैंने आपको एक वर्ड लिखाया था ओरियन स्पर, ORIONSPUR, सबसे स्टार्टिंग में लिखाया था, याद है?
Yes, Yes, sir. sir. मैंने कहा था कि पूरे यूनिवर्स में जो आपके कई सारी गैलेक्सीज हैं, उनमें जिस गैलेक्सी में हम है वो गैलेक्सी कौन सी है? मिल्की वे गैलेक्सी। ओके, उस मिल्की वे गैलेक्सी में ही मैंने साउथ के डायरेक्शन में एक जगह मार्क करी थी, एक लोकेशन मार्क करी थी, तो मैंने कहा था ये लोकेशन जैसे बोलते हैं ओरियन स्पर, याद है? Yes, sir. ओरियन स्पर। पर लेकिन उस ओरियन स्पर में ही आर्म्स, जैसे आपकी आर्म्स होती हैं, ये दोनों आपकी आर्म्स हैं, आप इसे वाइडली फैलाओगे आपकी आर्म्स, वैसी ओरियन आर्म जो है वो उस रीजन में, जो ओरियन स्पर का जो रीजन है, उसी में ही दो स्टार्स हैं, मे बी उनके नाम मुझे याद नहीं आ रहे, लेकिन उन दोनों स्टार्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ही ओरियन आर्म कहलाती है। इस ओरियन आर्म के बीच में हमारा पूरा का पूरा सोलर सिस्टम है, जिसकी लेंथ शायद में भी 10,000 लाइट ईयर के आसपास है। 10,000 लाइट ईयर के आसपास इसकी लेंथ है, जिसके अंदर पूरा सोलर सिस्टम है। मिल्की वे गैलेक्सी के साउथ में जहां ओरियन स्पर था, उस ओरियन स्पर में ही दो स्टार्स के बीच की डिस्टेंस है, मे बी ये, जिसको हम बोलते हैं ओरियन आर्म। इस स्टार्स के बीच की जो स्टार्स या जो हेवनली बॉडीज हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इसी को ही ओरियन आर्म बोलते हैं। इसी 10,000 किलोमीटर की लाइन के अंदर पूरा का पूरा हमारा सोलर सिस्टम है। ओके, दिस इज कॉल्ड एन ओरियन आर्म. Orion arm is just maybe a adjacent distance between these 2 points or star in Orion spur. Orion spur में ही जो बहुत सारे स्टार्स हैं, ब्रांचेस हैं, उनमें दो स्टार्स के बीच का, दो स्टार के, दो हेवनली बॉडी के बीच का डिस्टेंस ही ओरियन आर्म है। इस आर्म्स के बीच में पूरा सोलर सिस्टम है, मे बी। ओके, क्लियर आ गया? वन क्लियर हो गया बेटा ये? ओके बेटा, ये जो मैंने बताया, मैं भी चैप्टर, ये जो आपका सारे प्लैनेट्स हैं उनके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। ये अभी हमने यूनिवर्स के बारे में, सन के बारे में जो बताया, इसी को आप इसी के अपने लेवल पे जो आपको समझ में आएगा वो नोट्स बना लेना, और इसके से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन देंगे इस वर्कशीट में, जो कि आप कर पाओगे डेफिनेटली। अभी क्लियर हो गया ये? अभी कोई डाउट है तो आप पूछ लो एक एक करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना ही पढ़ेंगे हम इसे। हाँ हाँ बेटा, ये करके पहले मैं नाम लेता हूँ, जिसका नाम लूंगा वो डाउट बताना। मोहित तड़ियाल, बेटा एनी डाउट? सर बस ओरियन आर्म। मोहित सर बस ओरियन आर्म। बेटा ओरियन आर्म, ओके। ओरियन आर्म, ये डेफिनेशन, इसकी अगर प्रॉपर डेफिनेशन आपको देखनी है तो आप नेट में ढूंढना, आपको बिल्कुल पिक्चर के साथ मिल जाएगी बढ़िया से। लेकिन मैं बताऊं तो ओरियन आर्म है क्या? ओरियन स्पर, जो मैंने लोकेशन बताई थी हमारे सोलर सिस्टम की मिल्की वे गैलेक्सी में, उस ओरियन स्पर में ही मे भी दो स्टार्स हैं, उनके बीच की डिस्टेंस है ये एक सीधी लाइन, जो कि 10,000 किलोमीटर तक लंबी है मे बी। और वो जो लाइन है उन दोनों स्टार्स को जो ज्वाइन करती हुई जा रही है, वो आर्म जो उन दोनों स्टारों को मिलाते हुए जा रही है ओरियन स्पर के अंदर, वो उनके बीच, उन दो स्टार्स के बीच की डिस्टेंस ही मे बी ये ओरियन आर्म है। इस आर्म में ही, ओरियन स्पर के अंदर, इसी आर्म के अंदर ही लगभग हमारा पूरा सोलर सिस्टम आ जाता है। मोहित तड़ियाल, मोहित तड़ियाल, इज इट क्लियर? यस सर। हाँ बेटा, और ये आपका आदित्य तड़ियाल, बेटा कोई डाउट? सर ड्वार्फ प्लेनेट। हाँ, ड्वार्फ प्लेनेट भी रह गया था ना इसमें। ड्वार्फ विकास, ड्वार्फ प्लेनेट हुआ आज? ड्वार्फ प्लेनेट पढ़ाया नहीं है, बस इनको पॉइंट पे डेफिनेशन की थी तो। हाँ ठीक है, तो जो आगे चीज पढ़ाई नहीं है, हाँ वो बात की है ना, वो बात का है। जो अभी हुआ है उसकी डाउट पूछा, एक्स्ट्रा डाउट मत पूछो। हाँ बेटा, अभी ये आदित्य तड़ियाल, इसके अलावा कुछ और है? साहिल राणा। नेबुला। नेबुला, बस नेबुला की डेफिनेशन प्रॉपर जो आपको मिलेगी वो आप ढूंढना खुद। लेकिन मैं नेबुला के बारे में एक रफ आइडिया बताया कि पूरे के पूरे स्पेस में, स्पेस में जब हम देखते हैं, किसी भी टेलीस्कोप से जब आप स्पेस को देखते हो, तो स्पेस में देखने पर आपको ऐसे बहुत ज्यादा ऐसे कुछ पोर्शन, हेलो आ रही है यस सर। आ रही है बेटा, यस सर। जब हम स्पेस में देखते हैं किसी भी टेलीस्कोप से, हम जब स्पेस में देखते हैं तो स्पेस में हमें से कई पोर्शंस नजर आते हैं
जहाँ पे लाइट प्रेजेंट है, वो स्टार नहीं है पर वहां पे काफी सारी लाइट प्रेजेंट है और बहुत सारा मास प्रेजेंट है। ऐसे ही कुछ रीजंस होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं नेबुला। जब ये नेबुला, ठीक है, क्या है नेबुला? नेबुला वो बहुत बड़ा पार्ट है स्पेस में ही, जो कि यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा लाइट्स नजर आएंगी, लाइट्स नजर आती हैं, उसके साथ साथ आपको हैवी मासेस वहां पे नजर आएगा। ओके, हैवी मास वहां पे नजर आएगा, रॉक्स का या और अदर ऑब्जेक्ट का मास नजर आएगा, वहां पे आपको क्लाउड्स नजर आएंगे मासेस के। तो ये जो पार्ट है जहाँ पे आपका काफी सारी लाइट भी आपको नजर आती है, आपको मासेस भी नजर आता है, ये जो रीजन है स्पेस का, दैट इज सेड टू बी नेबुला। इसी भी वजह से जब ये नेबुला कोलैप्स होता है तो इसके कोलैप्स होने के दौरान ही वो जो लाइट्स होती है वो कॉन्सेंट्रेट मिलने के बाद, सारा मास मिलने के बाद वो क्या बना देता है? वो सन का फॉर्मेशन कर देता है। नेबुला की वजह से, नेबुला का कोलैप्स होने की वजह से ही आपका सन का फॉर्मेशन होता है। और नेबुला है क्या? नेबुला आपका वो रीजन है स्पेस का जिसमें काफी सारे आपके लाइट्स प्रेजेंट है, उसके साथ साथ काफी सारा कॉन्सेंट्रेटेड मास भी उस रीजन में प्रेजेंट है। बाकी प्रॉपर डेफिनेशन एक बार आप खुद ढूंढ के अपने वर्ड में लिखना और फिर मुझसे एक बार खुद ढूंढने के बाद ही पूछ सकते हो। बेटा क्लियर हो गया ये? लाइट होती है। हेलो, यस सर, यस सर। बेटा एक बार इसकी डेफिनेशन आप खुद ढूंढकर एक बार लिखना और फिर मुझसे पूछना, तब शायद ज्यादा क्लियर हो, क्योंकि वहां आपको पिक्चर भी दिखेंगी ना नेट में। यस सर, ठीक है? यस सर। और फिर भी नहीं आएगा तो मुझसे पूछना फिर। एनी अदर स्टूडेंट जिसका कोई डाउट हो? सर, हाँ बोलो बेटा। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट जिसको एस्ट्रोनॉमर्स देखते हैं टेलीस्कोप की मदद से स्काई में। वो सन हो सकता है, वो प्लेनेट हो सकते हैं, वो एस्टेरॉइड हो सकता है, वो कॉमेट हो सकता है। ये सारे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट हैं जिन्हें प्लेनेट ऑब्जर्व करते हैं अपने टेलीस्कोप से और उन्हें देखते हैं स्पेस में। दे ऑल आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट व्हिच आर ऑब्जर्व्ड बाय एस्ट्रोनॉमर्स टू अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ यूनिवर्स। ठीक है यस सर। बेटा? एनी अदर डाउट? सर, हाँ सर एक वो मैंने अपने एक बुक में पढ़ा था कि एक और तरह का एक नेबुला है, नेब्यूला। हाँ बेटा, वही मैंने कहा कि नेबुला के बारे में अगर आपको पढ़ना है एक बार खुद ढूंढना आप नेट में, और फिर जो मैंने बताया है वो और कुछ और चीजें भी इसके बारे में जब आपको पता लगेंगी, वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके अगर आपका कोई डाउट होगा वो मुझसे पूछना। एनी अदर प्रॉब्लम? नो सर। साहिल यस सर। बेटा कुछ पूछना है? तनुजा? थ्योरी किसने दी थी? हाँ ये मोहित तड़ियाल। कुछ पूछ रहे हो बेटा? यस सर। सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी? बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी? अब ये प्रीस्ट करके इनका कुछ नाम है, एग्जैक्ट नेम अभी तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये प्रीस्ट करके नाम था शायद इनका। लेकिन बिग बैंग थ्योरी के बारे में मोहित तड़ियाल, बेटा बिग बैंग थ्योरी के बारे में जो आइडिया था वो सिर्फ एक एस्ट्रोनॉमर का भी नहीं था। एक एस्ट्रोनॉमर का नाम वैसे इसमें भी है, जिस एस्ट्रोनॉमर का नाम है वो नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन इसकी थ्योरी के बारे में काफी लोगों ने सहमति, काफी सारे एस्ट्रोनॉमर ने इसके बारे में बताया था। लेकिन इसका एविडेंस जो पता लगा, प्रूफ जो ये हो पाई, मतलब मोस्ट प्रोबेबल थ्योरी ये इसीलिए है यूनिवर्स के बारे में क्योंकि इसका एविडेंस दिया था एडविन हबल ने, जिन्होंने बताया था 1920 और 1950 के बीच में कि जो गैलेक्सीज हैं वो भी लगातार एक दूसरे से दूर जा रही हैं, दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। जिससे पता लगा कि हाँ, कि जो आपके यूनिवर्स है वो लगातार क्या हो रहा है? एक्सपेंड हो रहा है, फैल रहा है, बिल्कुल बैलून की तरह एक्सपेंड होता चला जा रहा है। ये बात उससे पता लगी, तब जाके हमें बिग बैंग थ्योरी का एक प्रमाण मिला। सबसे ज्यादा जो और थ्योरी थी उन सारी थ्योरीज में सबसे प्रोबेबल थ्योरी बिग बैंग को इसीलिए माना गया क्योंकि इसके एविडेंसेस थे। सिर्फ ये अकेला एविडेंस नहीं है, इसके अलावा भी एविडेंस है, एवरेज मास और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो सब नहीं बता सकते ना। लेकिन काफी सारे और एविडेंस मिलने के बाद एक एविडेंस उनमें से इंपॉर्टेंट था जो एडविन हबल ने दिया था कि गैलेक्सी दूर जा रही है एक दूसरे के, मतलब लगातार एक्सपेंड कर रहा है। एक्सपेंड क्यों कर रहा है?
बैलून पहले छोटा सा होता है, फुलाने के Yes, बाद sir. वो एक्सपेंड कर जाता है, बड़ा हो जाता है मोहित तड़ियाल, हो जाता है ना, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत छोटा सा होता है। ऐसे ही पूरा का पूरा सोलर सिस्टम ही पहले कॉन्सेंट्रेटेड था एक पॉइंट पे, लेकिन उसमें एक तरह का सुपर चार्ज होने के बाद वो हाईली कंसंट्रेटेड मास एक्सप्लोड हो गया। एक्सप्लोड होने के बाद वो यूनिफॉर्म रेट से आज की डेट में भी बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। ओके बेटा, अभी यही था हमारे टॉपिक को हमने अभी आज तो खत्म नहीं कर पाएंगे। प्लैनेट्स के बारे में जो बच्चा है, टाइम इतना नहीं होगा, इसे कल कंटिन्यू कर लेंगे ना, इसे हम कल, हाँ इतना ही छोड़ देंगे फिलहाल, क्योंकि प्लैनेट्स के बारे में थोड़ा टाइम और लगेगा। हाँ, इसको कल कंटिन्यू कर लेंगे। और बेटा पहले एक बार सब लोग जरा रीड कर लें प्लैनेट्स के बारे में, ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा आपके लिए, है ना। कल एक बार इसको करा के विकास, फिर एक बार डाउट्स कर लेंगे ना परसों। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि टॉपिक अभी खत्म होने में लगभग आधा घंटा का टाइम और लगेगा, उसके बाद कल आराम से करेंगे इस टॉपिक को खत्म। इन्हें इसी के रिलेटेड बोलते हैं, नोट्स वगैरह बना लो इसी से रिलेटेड, और ये की टर्म्स जो बताई हैं उसकी डेफिनेशन और उसका एक्सप्लेनेशन ढूंढ के नोट्स बना लो इसी की। ठीक है, ओके, कितना टाइम बचा हुआ है अभी? चलो थैंक यू, हो गया टाइम। ओके बेटा, कुछ चीजें हैं आप लोगों के लिए, जरा सुन लेंगे। एक तो काफी लोग ये एक जगह कल सर ने भी कहा था कि स्टेबल पोजीशन ले लीजिए। आप लोग काफी जगह बदल रहे हैं, उस वजह से नेटवर्क का इश्यू भी आ रहा है, वो मत कीजिए, इस जगह बैठ जाइए आराम से, है ना। और फोन रख लीजिए कहीं पे, टेबल पे रख लीजिए, स्टैंड या किसी के भी उससे सपोर्ट दे दीजिए, उसे आराम से रख लीजिए ताकि आप सही दिखें, ठीक है। और पता चल रहा होगा आपको कि जो सबसे फर्स्ट स्क्रीन है ना, देख पा रहे हैं बेटा, जहां पर आप दिख रहे हैं सिर्फ, सबसे फर्स्ट स्क्रीन आप स्क्रॉल करेंगे ना लेफ्ट साइड, लेफ्ट, हेलो सुन रहे? Yes, sir. हाँ बेटा, लेफ्ट साइड में आप स्क्रॉल करेंगे तो जो सेकंड डॉट है उस पे जब रुकेंगे तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे आप अगर रोक देंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि जो भी बोलेगा वो कैमरे में शो होगा, है ना। आई होप सब वहाँ पर हैं, वहाँ से आपको क्लियर रहेगा। जब सर बात करेंगे तो सर दिखेंगे, जब मैं बात करूंगा तो मैं दिखूंगा, अब है ना। मिल गया सबको स्क्रीन? यस सर। Yes, sir. हाँ, उसमें है ना छोटा सा नीचे आप दिख रहे, अच्छा बड़ा सा दिख रहा है ना स्क्रीन, हाँ वहाँ पे रहेंगे ताकि कंफर्टेबल रहेगा ना सबके लिए, ताकि प्रॉब्लम ना हो, पता चलता रहे क्या। और जैसे सर बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा क्वेश्चन 1-on-1 करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन खत्म होने देंगे फिर करेंगे, ठीक है। और टॉपिक जहाँ पे हो रहे हैं तो टॉपिक जो सर ने कवर कर दिए, क्वेश्चन उसी से रिलेटेड रहेगा तो शायद सही रहेगा सर के लिए भी, आपके लिए भी, क्योंकि बच्चे है ना कंफ्यूज हो जाएंगे और लोग, ठीक है। बाकी इसका रिकॉर्डेड है हम पे, मैं इसका रिकॉर्डिंग फॉरवर्ड करूंगा, ठीक है विकास? ठीक है, रिकॉर्ड हो रखा है ये सेशन, तो कंप्लीट सेशन तो रिकॉर्ड नहीं है, मैंने हाफ से रिकॉर्डिंग लगाया, सर ने भूल गया था, बट ठीक है। बाकी तो क्लियर हो गया होगा सबको? Yes, sir. जिसने नहीं सुना है उसको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, ठीक है। Yes, sir. और कुछ? हाँ, एक चीज और है, सब लोग अपना यूजर नेम अपना नाम रखेंगे, सर को पता नहीं चल रहा है ना किससे बात कर रहे हैं। Yes, sir. हाँ, प्रॉब्लम आ रही है ना, सबने, किसी ने कुछ नाम रखा हुआ, किसी ने बहुत B3 ये वंस ने जैसे B3 लिखा है नाम, कुछ के मदर के नाम पे भी है तो फिर पता नहीं लग रहा है कौन स्टूडेंट। मदर के नाम पे भी बेटा कोशिश करेंगे सब लोग की सब लोगों का यूजर नेम वो हो जो आपका अपना नाम है, ठीक है। मैं बता देता हूँ, काफी लोग के नेम अलग ठीक है, तो आप अपना नेम यूज करें, ठीक है। ठीक है बेटा? वंस हो गया, आप बेटा नेम चेंज करेंगे। अब मनन ने अपना नाम रखा हुआ है, मनन बेटा कैमरा एक जगह रख देना कल, ठीक है। आपको उठाना पड़ रहा है शायद, कैमरा होल्ड, वंस को चेंज करना है। मोहित परियाल ये स्क्रीन मत चेंज करते रहा करो पीछे, एडिटिंग मत करा करो, कंफ्यूज करता रहता है बच्चों को एडिटिंग कर करके। हिमांशु अपना नाम रखेगा, हर्षित रक्षित आप कॉमन नाम रख लेना, ठीक है। और साहिल राणा एक जगह बैठा करो, आपने 10 बार एंटर करा 10 बार एग्जिट करा है,
मैं आपको एक्सेप्ट ही करता जा रहा था पूरी मीटिंग में, मैंने आपको 10 बार एक्सेप्ट करा, 10 बार वो करा है, ठीक है। आप एक जगह स्टेबल बैठ जाएंगे एंड ब्यूटी को भी बिठाइए कल से, ठीक है। साहिल राणा सुन रहे हैं आप? हाँ, ब्यूटी को भी बोले, वो भी बैठेगी। शिवांशु चौहान, ठीक है। एक लास्ट में 70F7EBA1, ये कौन है मुझे भी नहीं पता। इसका बेटा ना तो स्क्रीन दिख रही है, ना कैमरा दिख रहा है, ना वॉइस आ रही है। चलिए बाकी कल कंटिन्यू करते हैं सेशन को। ठीक है। और किसी को कुछ कह रहा है तो कहते हैं। गुड डे, घर में रहिए, सेफ रहिए, ठीक है। So, हाँ जी, कुछ कह रहे हैं? हाँ रक्षित। सर कुछ बोलना है? चलिए फिर एंड करते हैं आज के सेशन को, कल कंटिन्यू करते हैं। ओके विकास, ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स। चलो गुड बाय, थैंक यू। so थैंक यू सर।